हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वो शुरू करने वाले होंगे। और उसके बाद में हम IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे, IUPAC के रूल्स को पढ़ेंगे और फिर हम है ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी पुरानी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला कंपाउंड कौन सा ढूंढा गया है, उसके बाद कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या ढूंढा है, क्या सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या हमारे बॉडी में मिलते हैं, प्लांट्स में भी मिलते हैं क्या, या फिर वो सिर्फ लैब में प्रिपेयर होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में NCERT में दे रखा है बर्जीलियस के बारे में। तो बर्जीलियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बर्जीलियस साइंटिस्ट उन्होंने बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग मतलब जो जीव है, जो सजीव है, जिनमें जीवन है, वो जो है एनिमल्स और प्लांट्स, उनके अंदर, उनके शरीर के अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्जीलियस के हिसाब से मिलते हैं हमें एनिमल और प्लांट के अंदर, ठीक है। उन्होंने उसके बाद में एक वाइटल फोर्स का नाम का शब्द दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था वाइटल फोर्स जो कि हमारे अंदर जीवित क्षमता होती है, उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो सजीवों के अंदर, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में इनकी तो ये काफ़ी टाइम तक डेफिनेशन चली थी। उसके बाद में सेकंड साइंटिस्ट आए थे वोलर। उन्होंने क्या किया, अब अमोनियम साइनेट लेके लैब में उसको हीट कर दिया। हीट करने से उन्हें यूरिया मिल गया। अब यूरिया क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो हमें लैब में मिला था। और बर्जीलियस ने बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा। तो इससे ये डेफिनेशन गलत हो गई थी, बर्जीलियस की दी हुई डेफिनेशन के कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये डेफिनेशन गलत हो गई। उसके बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी थी और अलग अलग कंपाउंड्स ढूंढने स्टार्ट कर दिए। जैसे वोलर ने सबसे पहले अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बना दिया था। उसके बाद में आए कोलबे ने एसिटिक एसिड को लैब में प्रिपेयर कर दिया। फिर आए बर्थलोट, उन्होंने करा मीथेन को फॉर्म कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिलते गए, सैकड़ों हज़ारों कंपाउंड मिलते गए। फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक अलग ब्रांच बन गई, सेपरेट ब्रांच। फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने इनके ऊपर डेफिनेशंस देनी शुरू की, अलग अलग परिभाषा अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की। तो कुछ साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बताया कि कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होगा, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो अलग साइंटिस्ट और है जिन्होंने बोल दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, इनमें भी कार्बन है। पर ये सारे क्या थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड थे क्या? नहीं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं थे, ये सारे थे हमारे पास में इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो डेफिनेशंस जो साइंटिस्ट ने शुरुआत में दी थी वो गलत हो गई कि जिनके अंदर कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। उसके बाद में और डेफिनेशन आई जिसमें उन्होंने बताया कि कंपाउंड्स, सेकेंड डेफिनेशन थी कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और उसके अलावा कोई और एटम या कोई और एलिमेंट भी होता है, वो सारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे ये है मिथेन CH4, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा ये है CH3CH3 या फिर C2H6 इथेन, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है मिथेनॉल, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और अदर एटम में इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो ये डेफिनेशन जो थी वो लगभग सही थी। इसके बाद में और साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी, तो उसमें फिर और अलग अलग तरह से कंपाउंड्स को जो है वो क्लासीफाई किया, अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। तो फिर आई हाइड्रोकार्बन क्या होता है, साइंटिस्ट ने बताया। तो उसमें उन्होंने हाइड्रोकार्बन को परिभाषित करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने बताया कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन ओनली, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, वो क्या है, हाइड्रोकार्बन, मतलब जिनमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। ओनली लिखा है यहाँ पे, ओनली मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोकार्बन हो गए। हाइड्रोकार्बन, अब ये देखिए, ये है C2H6, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है,
कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम नहीं है, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? CH4। CH4 में कार्बन है, हाँ है। हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, पर कोई और एलिमेंट नहीं है, तो ये भी हो गया हाइड्रोकार्बन। अब ये क्या है? ये भी हाइड्रोकार्बन हो गया। बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें भी सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स जो है, जो कि हाइड्रोकार्बन से बने हैं, जिनमें हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई और ग्रुप जोड़ देंगे तो वो हमें हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन है, कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। मतलब जो कि ये हाइड्रोकार्बन्स दे रखे थे, उनमें से एक हाइड्रोजन हटा के कोई और एलिमेंट जोड़ने से जो कंपाउंड बन रहे हैं, उनको हमने हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स बोल दिया। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि है मिथेनॉल। ये है CH3OH। ठीक है, इसमें देखिए एक CH4 था, CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह OH एल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया, तो ये हमें हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव ये एल्कोहलिक ग्रुप बन गया, तो ये हो गया मिथेनॉल। इसके बाद में एक हाइड्रोजन हटा के इसमें क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। ये है, इसमें हमने NH2 ग्रुप जोड़ दिया, तो ये सारे क्या हो गए? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। इसके बाद में हम देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स, ये सारी जो चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी, ये क्वेश्चंस इनके तरफ से नहीं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इनके कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आपको ऐसा समझाना होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव क्या क्या है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आपके मेन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो है सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना पूछ लेते हैं। सबसे सिंपल और सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है। इसमें आपसे पूछेगा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, कंपाउंड देके पूछेगा, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो, फिर सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड कितने हैं ये बताइए। ऐसा पूछने पे हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। तो देखते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेशन। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड है किसी भी दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बन रहा है। एटम्स के बीच में जब कंपाउंड बनेगा तो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ये जो पहला बॉन्ड है, पहले बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। तो पहला बना बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बाद में जो है पाई बॉन्ड बनता है। जैसे ये A एटम है और ये B एटम है, इनके बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। और इस A और इस B के बीच में ये देखिए एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, और उसके अलावा जो सेकंड बॉन्ड बना है वो पाई बॉन्ड होगा। इसमें देखिए A और B के बीच में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे। तो ये है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये कंपाउंड हमें दे रखा है, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे हम। देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, इसके बीच में दो बॉन्ड दे रखे हैं। ये क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड और ये है एक पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड सिग्मा, तो इसमें ये सिग्मा हो गया, ये पाई, इधर ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये है सिग्मा, ये है पाई, ये है सिग्मा 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 पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा 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 पाई पाई सिग्मा पाई पाई। तब हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिग्मा बॉन्ड बराबर 9 है, और पाई बॉन्ड इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें पाई बॉन्ड भी 9 है। इस एग्जांपल्स में देखेंगे, इस एग्जांपल में हम देखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो पाई बॉन्ड तो वही है, डबल बॉन्ड कितने दे रखे हैं, तो 1 2 3, पाई बॉन्ड इसमें 3 होंगे, जो कि एकदम सही है। अब सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए ये कार्बन है और